गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण लेसन नंबर 10 हम पढ़ेंगे प्रणोद तथा दाब। बच्चों, कभी रेत में खेले हो आप, या कभी रेगिस्तान में, कहीं जैसलमेर बाड़मेर कभी घूमने गए हो? रेत में जब हम खेलते हैं, घूमते हैं, अगर हम रेत में खड़े हो जाएं तो खड़े होते हैं तो हमारा जो वजन होता है, जो हमारा भार होता है, वो रेत पर लगता है और हम रेत में धंसते हैं जब खड़े होते हैं। तो अगर उसी रेत पर हम लेट जाएं तो कितनी रेत धसेगी? जब हम खड़े हो रहे थे उस वक्त ज्यादा रेत नीचे धस रही थी या लेटने पे ज्यादा रेत धस रही थी? देखिए, हम इसे बताते हैं एक बार। सपोज करो कि ये आप हो और ये रेत है और रेत में ये हमारे पैर। कैसा लग रहा है कार्टून? अच्छा लग रहा होगा शायद। तो ये आप हैं और रेत में खड़े हुए हैं और आपके पैर रेत में हैं। अब आपका जो वजन है, भार है, भार को हमने किससे लिखा था बच्चों? mg। m द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण। तो mg भार के बराबर रेत पर क्या लगता है? बल लगता है नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो जितना हमारा भार है उसके हिसाब से हम रेत को नीचे की ओर प्रेशर डालते हैं, दबाते हैं। अब हम क्या करें? लेट गए उस पर, ठीक है, लेट गए तो रेत ये है। तो अब आप क्या देखते हो कि यहां तो पूरा का पूरा बॉडी का पूरा भार पैरों से लग रहा था रेत पर। जब आप लेट जाते हो तो आपका वेट तो उतना ही रहता है लेकिन क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब आपका जो एकांक क्षेत्रफल है, जो एक क्षेत्रफल है, उस पर आपका भार भी बट गया कि यहां पर आपने सिर से लगाया, यहां गर्दन से, फिर यहां कमर से, पेट से और पैरों से। इस तरीके से क्या हुआ? आपका भार यानी कि जो बल है वह बट गया। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारा भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। वस्तु, ये वस्तु है, चाहे खड़ी है या लेटी है, और इस पर जो लंबवत बल लगेगा, लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वह बल होता है भार। अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु है और इस पर हम बल ऊपर से, साइड से, दाएं से, बाएं से, नीचे से, बल कहीं से भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना? अगर बल वस्तु के लंबवत लगे और नीचे की ओर लगे तो वह भार होता है, और लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। लंबवत लगने वाले बल को क्या कहेंगे हम? प्रणोद। तो इतने सारे डायग्राम बनाए हैं आपके लिए, तो देखिए आपने कार्टून भी बनते हैं कैसे कैसे आपके। अब हम प्रणोद बताएंगे, प्रणोद क्या है। प्रणोद एक बल है और वो नीचे की तरफ लगता है, लंबवत नीचे की ओर। वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल, वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। तो प्रणोद क्या है बच्चों? बल। और कैसा बल है? जो वस्तु पर लंबवत लगता है। तो वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल प्रणोद है।
जब हम बल कह रहे हैं तो इसका मात्रक भी बल वाला ही मात्रक है, यानी कि प्रणोद का मात्रक क्या होगा बच्चों? न्यूटन। प्रणोद का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था कि एक तो पैरों से बल लग रहा था, एक पूरे शरीर से बल लग रहा था, तो हमने क्षेत्रफल से रिलेटेड लिया था। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल था उतना ही ज्यादा कम हो गया था बल। अगर हम देखें, देखो बच्चों, अभी अभी बताया था ना आपको कि एक खड़ा हुआ इंसान रेत पर जो बल लगा रहा है, तो यहां पर इसका क्षेत्रफल ये हो गया, ये वाला, और एक वो लेट गया, लेट कर लगा रहा है, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? इतना। तो आपने क्या देखा कि क्षेत्रफल कम है तो बल ज्यादा लग रहा है, और ज्यादा लग रहा है तो वस्तु या जो भी चीज है वो ज्यादा दबेगी नीचे की तरफ। और अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या हो गया? दबाव कम हो गया। तो एक टॉपिक नया आता है कि जो नीचे की ओर बल लग रहा है, लंबवत बल लग रहा है, वो है प्रणोद। और अगर प्रणोद को हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लेकर चले तब वो कहलाता है दाब। क्या कहलाएगा बच्चों? दाब, प्रेशर। दाब एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक यानी कि इकाई क्षेत्रफल ले लो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल को हम प्रणोद भी कह सकते हैं। तो लगने वाला प्रणोद, लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? दाब। अब देखिए बच्चों, दाब क्या है? प्रणोद। कौन सा प्रणोद? एकांक क्षेत्रफल पर। जब भी एकांक आ जाए तो उसे हम नीचे लिख देते हैं, एकांक, इकाई या दर आने पर हम भाग लगा देते हैं उसका। तो दाब बराबर प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। दाब बराबर प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, इसका मात्रक बताएंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो बच्चों, प्रणोद वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। इसका मात्रक है न्यूटन। दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद, प्रणोद एक बल ही है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या प्रणोद दाब कहलाता है। नोट कर लिया बच्चों? परिभाषा आपको उतारनी है। दाब, दाब बराबर है प्रणोद बट्टे क्षेत्रफल। तो दाब, दाब का मात्रक प्रणोद बल है, प्रणोद का मात्रक होता है, और क्षेत्रफल ना लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका मात्रक क्या होता है क्षेत्रफल का? मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन को N और मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं M स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
तो दाब का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन और मीटर ऊपर जाएगा तो पावर बदल जाएगी, माइनस में आ जाएगी, न्यूटन मीटर की पावर -2, या इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है पास्कल। तो दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है और इसी को क्या बोलते हैं हम? पास्कल। पास्कल है। पास्कल को किससे लिखेंगे? पीए से। पास्कल को पीए से दर्शाते हैं। तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, और इसको लिखते हैं हम पीए। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है, ये तो हमने ठोस में बताया कि कोई ठोस है तो कैसे दाब लग रहा है, कितना दाब लग रहा है। अब हम बताएं तरल में दाब। तरलों में दाब। बच्चों, आप तरल किसको कहते हैं? किसको कहेंगे आप तरल? जो बह सके, जो मूवमेंट कर सके। क्या ठोस बह सकता है? क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? ये डस्टर कैसा है? ठोस। इसको रख दें तो क्या एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा। अगर हम पानी ले लें और पानी को फैला दें, गिलास में भरा हुआ है, इसे फैला दें तो पानी बह के चला जाएगा। अगरबत्ती आप जलाते हो, अगरबत्ती धुआं है, गैस है, जब इसकी धुआं या गैस निकलता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर बह जाता है, यानी कि गति कर जाता है। तो जो पदार्थ गति कर सकते हैं, जिनमें गति हो सकती है, जिनके कण एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवाहित हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? तरल। तो अब आप बताइए कि 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। इनमें से तरल कौन कौन से होंगे बच्चों? बताइए कौन कौन से बह सकते हैं? ठोस बह सकता है? नहीं बह सकता। तरल यानी कि द्रव और गैस। गैस भी एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट कर सकती है, और पानी या द्रव भी एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट कर सकता है। तो तरल में आता है द्रव और गैस। तो सभी द्रव और गैस क्या हैं? तरल। सभी द्रव व गैस तरल है, क्योंकि इनमें मूवमेंट हो सकता है, इनके कण बह सकते हैं। और अब हम क्या देख रहे हैं? तरलों में दाब। देखिए बच्चों, ये एक पानी से भरा बर्तन है। हमें वैसे इसको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए था, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास सामान, तो हम आपको डायग्राम से ही बता रहे हैं। अगर हम इसमें 1 उंगली डालें तो पानी थोड़ा सा ऊपर होगा, 2 उंगली डालें तो थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, पूरा हाथ डाल दे तो और ऊपर हो जाएगा, और हम दोनों हाथ डाल दें तो पानी का लेवल बढ़ जाता है और पानी बाहर आने लग जाता है। आने लग जाता है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, अब आप देखो, प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। हमने एक बॉल ली, बॉल प्लास्टिक वाली ले लो, उस बॉल को पानी में डालते हैं तो वो बॉल यहां पर पानी में तैरने लग जाती है। हमने एक पत्थर डाला इसी बॉल के बराबर साइज में है ना, भार में नहीं, साइज में,
तो जैसे ही डालते हैं तो वो पत्थर नीचे आके डूब जाता है। बॉल तो तैरने लग गई और पत्थर डूब गया, दोनों का साइज बराबर है। आप कहोगे कि मैडम ये तो हल्की है और ये भारी है इसलिए डूब गया। ठीक है, तो आपकी बात को हम सपोर्ट करते हैं। अब हम इतना बड़ा पत्थर ना लेके एक छोटा सा कंकर डालते हैं, वो भी डूब गया। और इस कंकर का वेट इतना ही है जितना कि बॉल का है। या फिर कोई सिक्का डालते हैं तो सिक्का भी डूब गया, और उसका वेट, सिक्के का वेट इस मान लो बॉल से भी कम है। तो आप क्या देख रहे हो, वजन पर, भार पर कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा कि वजन ज्यादा है तो डूब गया और कम है तो तैरने लग गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि एक चीज तो तैरने लग जाती है और दूसरी चीज डूब जाती है। एक वस्तु तो तैरती है और दूसरी वस्तु डूब जाती है। तो क्या कारण है? देखिए बच्चों, आपने गति का तीसरा नियम पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब हम पानी में कोई वस्तु डालते हैं, कोई भी वस्तु डाली, अभी हम कोई बॉल या कुछ नहीं लेके चल रहे, हमने कोई वस्तु डाली और वस्तु डाली तो ये वस्तु है, और जैसे ये वस्तु डालते हैं तो ये वस्तु क्या करती है, इसमें जाती है पानी में, तो पानी के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर, पानी के अंदर क्या करती है, भार लगाती है, बल लगाती है। जितना इसका वजन है mg, भार के बराबर ये नीचे की तरफ क्या करती है, बल लगाती है। बच्चों अभी समय हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बच्चों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था तरलों में दाब। हम बता रहे हैं कि वस्तु है और वस्तु अपने भार के बराबर नीचे बल लगाती है, जैसा कि क्रिया प्रतिक्रिया में हुआ था। नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वह है क्रिया बल। अब देखिए कि कोई भी क्रिया करता है तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होती है, तो प्रतिक्रिया होगी तो पानी वापस इस पे प्रतिक्रिया लगाएगा, करेगा और इसको वापस क्या करता है, धकेलता है। तो ऊपर की तरफ क्या होता है, प्रतिक्रिया बल लगता है। किसके द्वारा? तरल के द्वारा। तो ये तरल है और तरल क्या करता है, तरल ऊपर की ओर वस्तु पर, किस पर? वस्तु पर क्या लगाता है, प्रतिक्रिया बल। वस्तु तो नीचे की तरफ बल लगाती है अपने भार के बराबर और तरल ऊपर की ओर लगाता है प्रतिक्रिया बल।
अगर ये लगाया गया बल वस्तु के भार से ज्यादा है, ये वाला बल प्रतिक्रिया बल, इस प्रतिक्रिया बल को कहते हैं बच्चों उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। अगर ये उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर है या उससे ज्यादा लगाता है तब तो वस्तु तैरती है, और अगर उत्प्लावन बल का मान कम हो, मतलब तरल वापस उतना बल नहीं लगा सके उसके भार के बराबर, तो वस्तु डूब जाती है। तो ये एक बार थोड़ा सा आप डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको इजी रहेगा। तो इसी को हम लिख देते हैं, एक बार जो बनाया है उसी को लिख देते हैं। जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है तो वस्तु अपने भार, ब्रैकेट में लिख देते हैं, भार क्या होता है mg के बराबर तरल पर क्रियाबल लगाती है। तो तरल इसके विपरीत ऊपर की ओर वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगाता है। नोट कर लीजिए। तो अब हम इसे इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं। वस्तु पर तरल द्वारा, कब बता रहे हैं? जब वस्तु को डुबोते हैं। वस्तु पर तरल द्वारा ऊपर की ओर बल लगाने की, वापस ऊपर लगा रही है ना बस तरल, तो ऊपर की ओर बल लगाने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति है ना कि वापस बल लगाता है तरल, किस पर? वस्तु पर बल लगाने की प्रवृत्ति उत्प्लावकता, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, उत्प्लावकता कहलाती है। तरल वापस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है और बल लगाने की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? उत्प्लावकता। तथा लगाया गया यह बल
उत्प्लावन बल कहलाता है। वस्तु पर तरल द्वारा, जब हम वस्तु को तरल में डुबोएंगे तो वस्तु पर तरल द्वारा ऊपर की ओर बल लगाने की प्रवृत्ति उत्प्लावकता और लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वस्तु तैरती है और तैरने की यह प्रवृत्ति क्या होती है? उत्प्लावकता, और जो बल लगता है वो उत्प्लावन बल कहलाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम कौन सी वस्तु तो तैरेगी और कौन सी वस्तु डूब जाएगी। तो इसका भी हम बताते हैं आपको कि कौन सी तो तैरेगी और कौन डूब जाएगी। एक क्वेश्चन आता है, पानी की सतह पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों है? कोई भी वस्तु चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, एक बार पानी उसको वापस धक्का लगाता है। अगर पानी में आप कूदते हैं तो पानी, आप जितना आपके भार के बराबर बल लगाएंगे नीचे की तरफ, उतना ही पानी वापस लगाने का प्रयास करता है। तो एक बार वापस धक्का लगता है आपको, कि जब पानी में गिरते हैं तो पानी में जैसे हम गिरते हैं तो पानी वापस हमको धक्का मार के उठाता है। इस कंडीशन में हम किसी चीज को पकड़ के वापस बाहर भी आ सकते हैं, और तैरना आता है तो इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कोई भी वस्तु पानी में तैरती या डूबती कैसे है ये बताएंगे हम, कि कौन सी वस्तु तो डूब जाएगी और कौन सी तैर जाएगी। इसके लिए कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं आपको। द्रव्यमान, जो हम पहले बता चुके हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या था? पदार्थ की मात्रा। और किस में नापते हैं इसे? किलोग्राम में। इसके बाद एक आता है आयतन। आयतन परिभाषा बताएं तो वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। तो वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या होता है? आयतन। अगर हम किसी डिब्बे का, चौकोर डिब्बा है, डिब्बा देखा है ना, बॉक्स, बक्सा, उसका आयतन बताएं तो बक्से का आयतन अगर हम बताएं, बक्से का आयतन या घनाभ का आयतन, घन और घनाभ तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, तो घनाभ का आयतन बताएं। या कोई बक्सा है, अधिकतर हमारे पास चौकोर बक्से जैसी ही चीजें रहती हैं, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक मीटर। ऊंचाई का मात्रक मीटर। तीनों को 3 बार मीटर हो गया तो क्या लिख दिया हमने? मीटर क्यूब। या इसको मीटर क्यूब को बोल देते हैं घन मीटर। 3 बार आता है तो घन बोलते हैं ना, तो मीटर क्यूब यानी कि घन
मीटर। मैथ्स पढ़ रहे हो? घन आपका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर क्यूब घन मीटर। आयतन वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा, और इन दोनों का रिलेशन निकालें एक साथ तो हमारा आता है घनत्व, डेंसिटी। और ये इन दोनों का होता है किस किस का? द्रव्यमान और आयतन का। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों? घनत्व, डेंसिटी। घनत्व को हम d से लिख सकते हैं, स्मॉल d से लिख देते हैं। d बराबर आ गया हमारा द्रव्यमान है m और आयतन है हमारा v, तो d डेंसिटी बराबर m अपॉन v। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब, या बोल सकते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर। किसका मात्रक आ गया? ये डेंसिटी। अब आप सोच रहे हो मैडम ये क्या बीच में अभी तो चल रहा था डूबना और तैरना और एकदम से घनत्व कहां से आ गया? तो ये इससे रिलेटेड है, इसीलिए घनत्व आया है बच्चों। किससे? कि पानी की सतह पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं। घनत्व हमने निकाल लिया। अब घनत्व का और तैरने और डूबने का क्या रिलेशन है? अगर तरल का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज्यादा है, देखो वस्तु का घनत्व, वस्तु है कोई, वस्तु का घनत्व अगर ज्यादा है जिसमें वो डूब रहा है तरल के घनत्व से, वस्तु का घनत्व ज्यादा है तरल के घनत्व से, तो वस्तु डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। और अगर वस्तु का घनत्व, ये ग्रेटर देन का साइन है बच्चों की इधर का तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, तो वस्तु का घनत्व ज्यादा है तरल के घनत्व से, तो वस्तु डूब जाएगी। और वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम है, यानी कि तरल का ज्यादा और वस्तु का कम है, तो वस्तु तैरेगी। वस्तु क्या होगी? तैरेगी। तो वस्तु का डूबना और तैरना घनत्व पे डिपेंड करता है कि जैसे सिक्का डूब जाता है और प्लास्टिक तैरता है, तो प्लास्टिक का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसलिए प्लास्टिक तैरता है, और सिक्के का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए सिक्का डूब जाता है। बच्चों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं और इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।